नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो फिर कहीं वैक्सीन की, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आया है आपकी अपनी ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल में घर पर बैठकर आप खुद को और अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आप सलाह आज इस ओपीडी के माध्यम से ले सकते हैं। तो मास्क आपको लगाना है, 2 गज की दूरी का आपको पालन करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी आपको उसी तरीके से उसका पालन करना है। लेकिन अगर और कोई सवाल आपके जहन में है तो आज आप हमारे साथ जुड़ करके इन सवालों के जवाब जान सकते हैं ओपीडी के दौरान। और इसके अलावा आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे घर बैठे ही आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। कोविड के दौरान अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका निदान भी क्या हो सकता है, कब आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, आप घर में कैसे सही हो सकते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट आपको कैसे अपने आप को उस बिहेवियर में ढालना है, और इसके अलावा पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आपको कैसे निपटना है। और इसके साथ ही साथ चाहे ब्लैक फंगस की बात हो या अन्य पोस्ट कोविड रिलेटेड जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया न्यूज़ पंजाब आपके लिए ओपीडी को लेकर के आया है। लेकिन वैक्सीन, चूँकि अब इसको लेकर के भी कई सवाल हैं, वैक्सीन कैसे लगे, वैक्सीनेशन और तेज़ी से कैसे आगे बढ़े, और वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के घर बैठे ही आपको आज इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि इस ओपीडी के माध्यम से आज हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप अपना और अपनों का ख्याल इस कोरोना काल में कैसे रख सकते हैं। कोविड के दौरान आने वाली समस्याएं हों या फिर कोविड से रिकवर होने के बाद वाली समस्याएं, वैक्सीनेशन को लेकर के जो कई सवाल हैं, या वैक्सीनेशन को लेकर के चल रही तमाम तरीके की भ्रामक बातें, उन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आज आपकी अपनी ओपीडी है, जहां पर आप उन तमाम सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले कोरोना के लक्षणों के बारे में आपको बता देते हैं। हालांकि लगातार कोरोना के लक्षणों के बारे में इंडिया न्यूज़ आपको बताता रहा है, लेकिन एक बार फिर से आपके लिए जानना और समझना ज़रूरी है कि आप इसकी पहचान कैसे करें। छाती में दर्द, सांस का फूलना, कोविड, निमोनिया, खांसी का आना या फिर गले में खराश होना, गले का जाम होना, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं। और अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना टेस्ट करवाना है, और टेस्ट करवाते ही आप अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तब भी आपको घबराना नहीं है। अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, लोगों के संपर्क से आपको अपनी दूरी बनानी है, और उसके अलावा डॉक्टर के परामर्श के आधार पर ही जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनका सेवन आप करें। अपने तरफ से किसी भी प्रकार की कोई दवा का सेवन ना करें, चूँकि ये आपके लिए घातक हो सकता है। और इंडिया न्यूज़ लगातार ये अपील आपसे करता रहता है, ITV फाउंडेशन भी लगातार आपसे अपील करता है कि बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन आप ना करें। लगातार आप डॉक्टरी संपर्क में रहें ताकि डॉक्टर के द्वारा बताई गई जो दवाएं हैं उनका पालन आप करें, उनका सेवन आप करें, और उस वजह से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो कोविड के दौरान आपको अपना ख्याल बहुत रखना है। और कोविड के दौरान लगातार, चूँकि हम ये अपील आपसे इसलिए भी करते हैं कि ज़रूरी आपके लिए है कि आप इस बात को जानें कि अगर आपके अंदर कोई लक्षण है तो फिर आपको सावधान क्यों होना है, और किस तरीके से आपको अपना और अपनों का ख्याल रखना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने तरफ से किसी भी तरह की कोई दवा ना खाएं, क्योंकि कोविड के अंदर जो तमाम पेशेंट्स हैं सबकी अपनी अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, और उसके आधार पर ही डॉक्टर जो दवाइयां हैं वो निर्धारित करता है, आपको प्रिस्क्राइब करता है। इसलिए अपने डॉक्टर आप खुद ना बने, डॉक्टर के परामर्श से ही अपनी दवाइयों का जो पालन है वो करें, या दवाइयों का सेवन करें। जो डॉक्टर आपको परामर्श दे रहा है उसको पालन आप करें, लेकिन इन लक्षणों पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब सिम्टम्स हैं कोरोना होने के। अगर छाती में दर्द हो रहा है, सांस आपकी फूल रही है, कोविड निमोनिया ये हो सकता है, खांसी आपको आ रही है, छींक आ रही है, गले में आपको खराश हो रही है, तो ये सब आप ध्यान रखें कि ये कोरोना के लक्षण हैं। आपको तत्काल अपना कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए, और कोविड के टेस्ट करवाने से ना भागें, इससे ना घबराएं। और अगर रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आता है तब भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय पर इलाज कोविड को बहुत आराम से सही कर सकता है, और लाखों मरीज़ घरों में ही रह करके सही हुए हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है।
बस लक्षणों पर आपको ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है, डॉक्टर्स के संपर्क में रहना है और आप कोविड की इस जंग को जीत सकते हैं। लेकिन उस दौरान आपको किन सावधानियों को बरतना है, आज हम ओपीडी में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि कोविड के दौरान कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, कोविड से अगर आप रिकवर हो रहे हैं या रिकवर हो चुके हैं तो उसके बाद भी आपको किन बातों का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ पोस्ट कोविड भी कुछ समस्याएं जो इस समय आमतौर पर, या हम जिसको ये कह रहे हैं कि ये कॉमन सिम्टम्स हैं लोगों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इस पर भी आपको नज़र कैसे बनाकर रखनी है, क्योंकि ये सामान्य से लगने वाले लक्षण गंभीर किसी बीमारी की ओर ना जाएं, इसलिए भी उन बातों का ख्याल आपको रखना ज़रूरी है। चर्चा हम इस पर ज़रूर करेंगे कि आखिर पोस्ट कोविड भी आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसलिए इंडिया न्यूज़ पंजाब आपके लिए रोज़ाना ये ओपीडी लेकर के आता है ताकि आपकी जीवन से जुड़े हुए उन तमाम महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको घर बैठे मिल सके, और अगर इनमें से किसी भी समस्या से आप गुजर रहे हैं तो उसका समाधान आपको घर बैठे अच्छे डॉक्टर्स की परामर्श के आधार पर हो सके। और अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। लक्षण आपको बस ध्यान रखने हैं और ये लक्षण आपको समझने हैं, क्योंकि इनसे अगर आप भागते हैं या फिर आप टेस्ट नहीं करवाते हैं या अपने आप से ही आप कोई दवाइयों का सेवन शुरू करते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए गंभीर हो सकता है, घातक हो सकता है। इसलिए सावधानी ही आपको बरतनी है। सावधानी अगर आप पहले से भी रखें तो प्रिवेंटिव काम अगर आप करें, जिसमें आप 2 गज की दूरी रखें, लोगों से डिस्टेंस उचित दूरी बनाए रखें, ये दूरी आपको फिज़िकल तौर पर रखनी है। आप फ़ोन के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं, लोगों के साथ बातचीत आप कर सकते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन लोगों के संपर्क में आने से आपको बचना है। जितना हो सके आप दूरी बनाएं। मास्क का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपना विशेष ख्याल रखें। और चलिए आज की ओपीडी की शुरुआत करते हैं। कोरोना और उससे जुड़ी हुई तमाम समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कुलवंत सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे ही हम इस पूरे विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ की इस ओपीडी में। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि कॉमन सवाल से ही मैं इस ओपीडी की शुरुआत करना चाहता हूं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोविड के दौरान, खासतौर से कोविड के जो लक्षण हैं उस बारे में तो लोगों को जानकारी है, लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो कि घरों के अंदर हैं, उनको क्या ख्याल अपना रखना है, विशेष किन बातों का वो ध्यान रखें, किन किन चीज़ों की वो निगरानी करते रहें। मैं चाहूँगा थोड़ा सा कॉमनली अगर आप इसको बता पाएँ डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। देखिए, जो होम आइसोलेशन में है, पेशेंट्स को, इंडिविजुअल को अपना ख्याल रखना है कि उनको टेम्परेचर अपना नोट करके रखना है, क्योंकि टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, और उनको ये देखना है इनको सांस तो नहीं फूल रहा, और तीसरी बात ये उनको जुकाम वगैरह ज्यादा तो नहीं हो रहा है, चौथी बात वो बहुत ज्यादा कमजोरी तो नहीं महसूस कर रहे, और नाक में और आंख में से बहुत ज्यादा पानी तो नहीं आ रहा है। ये 3-4 चीजें उनको देखनी चाहिए। प्लस उनको पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखना चाहिए और अपनी सैचुरेशन देखनी चाहिए। अगर सैचुरेशन 94 से नीचे है तो उनको 6 मिनट वॉक करनी चाहिए। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी, लोग कॉमनली यही बहुत विशेष तरीके से समझना चाहते हैं, क्योंकि जो होम आइसोलेशन के अंदर हैं वो इस बात को कैसे इंश्योर करें कि अब उनको जरूरत है कि वो हॉस्पिटलाइजेशन उनका होना चाहिए या अस्पताल उनको जाना चाहिए, वो अस्पताल का रुख कब करें जो होम आइसोलेशन के अंदर। जी कुलवंत जी, मैं सुन पा रहा हूं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो डॉक्टर कुलवंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहा हूँ। जी जी कुलवंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि जो लोग होम आइसोलेशन के अंदर हैं, आपने बताया कि ये पैरामीटर्स हैं जिसका ध्यान रखना है, लेकिन इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये कब समझना है लोगों को कि अब हमको हॉस्पिटल का रुख करने की जरूरत है या अब हमको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए? लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों पर भी लोग पैनिक होते हैं। अस्पताल का रुख हमको कब करना है, ये हमको कैसे निर्धारित करना है, ये हम कैसे समझें? मैं चाहूंगा इसको बताएं। ये बड़ा स्पष्ट है। जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो घर में ही ठीक हो जाते हैं और बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल जाने के लिए अगर आपको सैचुरेशन आपकी 90 से नीचे है
ठीक है, अगर आपकी सैचुरेशन 90 से नीचे चल रही है और आपको लगातार बुखार चल रहा है और आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कहीं हाथ पाँव में सूजन हो रही है और अगर आपको शुगर है और अनकंट्रोल्ड शुगर चल रही है और अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा है तो आपको अपने उस डॉक्टर हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये 2-3 लक्षण हैं तो आपको पता लग जाता है। डॉक्टर कुलवंत जी, आप चूंकि थर्ड वेव को लेकर के भी बहुत सारे प्रिडिक्शन हैं, थर्ड वेव को लेकर के भी बहुत चर्चाएं इस समय हम लोग सुन रहे हैं, वैज्ञानिकों की तरफ से भी अपनी बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं। पेरेंट्स या वो लोग जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि थर्ड वेव को लेकर के वो इंश्योर कैसे हों, कैसे ख्याल रखें, और ख़ासतौर से जब बात बच्चों की है तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि थर्ड वेव अगर आती भी है तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव तौर पर तैयार रहें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि फर्स्ट वेव को तो हमने आसानी से निकाल लिया। सेकंड वेव में हमें बहुत प्रॉब्लम आई। देखो, लोगों को हॉस्पिटल बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटीज हुई हैं। और ऐसे लगता है कि अब जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव इतना सीवियर नहीं आएगा जितना सेकंड वेव था। जो थर्ड वेव में है, ये लग रहा है कि वो बच्चों को इन्फेक्ट करेगी और ये बच्चों में जब इन्फेक्ट करेगी, हो सकता है कि बच्चों को आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, पर उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए हमें बच्चों के लिए स्पेशल आईसीयू टाइप बेड बनाने पड़ेंगे और उनको ऑक्सीजन के लिए सुविधा करनी पड़ी। पर ये देखा जाता है कि बच्चों में जो इन्फेक्शन है, अपने आप रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जी। बट ये है कि तीसरी जो वेव है, ये डेफिनेटली हमें तंग तो करेगी, पर इसके लिए तैयारी इस तरह से जरूरी है कि बच्चों का को ध्यान रखें। जब किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो गई, इमीडिएटली हम अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। और अगर उसको फीवर चल रहा है और वो दूध नहीं ले रहा है या उसको कमजोरी महसूस हो रही है, तो इन चीजों के देखते हुए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डेफिनेटली जो थर्ड वेव तो मोस्ट लाइकली आएगी, हमें ये लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, वो इतनी सीवियर नहीं होगी जितनी सेकंड थी। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर कुलवंत जी, लोग थोड़ा ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बड़ों के लिए तो वैक्सीन है, बच्चों के लिए अभी वैक्सीन का ट्रायल सेकंड फेज के अंदर चल रहा है। वो कब तक आएगी उसके लिए थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। उस दौरान अगर पेरेंट्स वैक्सीनेट हो गए हैं तब तो वो थोड़ा सा इंश्योर हो पा रहे हैं कि चलिए ठीक है, मैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के आधार पर बच्चों को इंश्योर कर पाऊंगा। लेकिन वैक्सीन जिनको नहीं लग पा रही है, क्या उनके लिए कुछ अलग से या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या विशेष कोई बात अगर आप बता सकते हैं कि उनको उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि जब बच्चों की बात होती है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इससे चिंतित होते हैं या बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। ख्याल बच्चों का स्पेसिफिकली कैसे रखें, सिर्फ इम्यून सिस्टम बढ़ाने के अलावा भी अगर कुछ और बातें आप बता पाएँ? देखो, ये तो है कि अब बच्चों को वैक्सीनेशन लगनी तो चाहिए, ठीक है ना। अब जो ट्रायल शुरू हुई है, 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को वैक्सीनेशन हो रही है, पर हमारे यहाँ कंट्री में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम है और ये बच्चों का इशू तो रहेगा जहाँ तक वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं 12 साल से ऊपर बच्चों को सब कुछ हो जाए, पर ये मैंने अभी पढ़ा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सबको इनफेक्ट वैक्सीनेशन हो जाएगा। पर जिन बच्चों को नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनका ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स को किसी को भी होती है इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन होती है या दूसरी इन्फेक्शन होती है, तो घर में बाकी के आदमियों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम बच्चों को क्राउडेड प्लेसेस में ना जाने दें, प्रॉपर उनका हैंड वॉश करें, हो सकता है तो मास्क वगैरह डाल के रखें, ताकि हम बच्चों को इन्फेक्शन से बचाएं। जितना समय हम इन्फेक्शन से बचा सकेंगे, और अगर बच्चों को क्राउडेड प्लेस में या बच्चे स्कूल कॉलेजेस में ना जाएं, और जहाँ पे अगर किसी को भी फीवर है, किसी बच्चे को भी फीवर लग रहा है, किसी बच्चे को भी इन्फेक्शन है, तो उसको आइसोलेट किया जाना चाहिए और टेस्टिंग होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस 3-4 चीजों से काफी फर्क पड़ जाए। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी, क्या आप ये भी बता पाएंगे साथ में कि चूंकि बड़ों के लिए जो कोविड को लेकर के जो सिम्टम्स हैं कि ये सिम्टम्स हैं जिसका हमको ध्यान रखना ज़रूरी है, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कुछ अलग से भी सिम्टम्स ऐसे हैं क्या कोविड के जो कारण हो सकते हैं? इस पर अगर पेरेंट्स नज़र रखें तो हो सकता है कि अर्ली स्टेज में इसको हम लोग डिटेक्ट कर पाएँ। कुछ और इस विषय में अगर आप बता पाएँ।
हाँ, ऐसे लगता है कि जिन बच्चों को नज़ला हो जाए, जुकाम होए, खांसी हो जाए और कईयों को लूज मोशन हो जाए और फीवर होए और उनका बिहेवियर चेंज हो और हेडेक वगैरह फील करे, इन कुछ लक्षणों से ये लगना शुरू हो जाता है कि इन बच्चों को वायरल फीवर है। वायरल फीवर इस मौसम में और इस महामारी में हम ये सोचेंगे ये कोविड की वजह से हो रहा है और उस बच्चे का डेफिनेटली टेस्ट वगैरह करा के उनको डॉक्टर को दिखा के अपने कंसर्न पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए, तो उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में रखना चाहिए। तो इन 2-3 चीज़ों से हमें पता लग सकता है। चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशंबर जी हैं हमारे साथ, कुरुक्षेत्र हाँ से जी। जुड़े हुए हैं। विशंबर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, इंडिया न्यूज को पहले तो जी नमस्कार आपको और डॉक्टर साहब को भी। जी नमस्कार मैं जी। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ जी, मेरी उम्र है जी 66 साल हाँ जी। और हार्ट पेशेंट हूँ जी, मैं 3 स्टंट डले हुए हैं अच्छा जी। और 2014 को डले थे जी। जी। और उसके बाद जी अब कोरोना हो गया जी। ठीक है जी। और जी 25 दिन हो गया जी कोरोना हुए को। अच्छा जी। जी हेलो। जी विशंबर जी, क्या सवाल है? आपको कोरोना हुआ है, स्टंट पड़े हुए हैं, लेकिन सवाल आपका क्या है? थोड़ा सा स्पेसिफिकली बता पाएं अगर हाँ, आप? वही तो बता रहा हूँ ना, हम्म डिटेल में बताऊंगा जब भी पता चलेगा ना। हम्म ये जी 2014 में तो मेरे को 3 स्टंट पड़े हुए हैं जी। हम्म उसके हाँ बाद 24/3 को मैंने वैक्सीन का पहली डोज भरवा दी थी जी। हम्म ठीक है। और उसके बाद जी 25 दिन हो गया, कोरोना हो गया। और ठीक है। दोबारा टेस्ट 14 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करवाया जी, फिर पॉजिटिव आ गया। हाँ जी। और मैं घर पे ही हूँ जी, आइसोलेशन में। तो हाँ जी। अब वैसे तो ठीक है जी, एक तो जी सांस फूलता है जी। और एक छाती में दर्द हो के ना, सांस लेने में दिक्कत होती है थोड़ी, छाती में दर्द हो के गर्दन हाँ में जी। से निकलता है वो दर्द। अच्छा। बस ये पूछना देखो है जी, इसका क्या? हाँ, देखो एक तो बात ये है कि आपको सेकंड डोज अभी लगनी है। हाँ जी। ठीक है। और एक आपके स्टंट डले हुए हैं और आपको कोरोना हो चुका है अभी। हाँ जी। ऐसे है, आपके स्टंट जब डले हुए हैं तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। अच्छा जी। नंबर 2, आप अच्छा अगर जी। चलते हो आपको सांस फूलता और छाती में दर्द होता है, इसका ये मतलब है कि अभी भी आपकी जो हार्ट की नाड़ियां हैं उसमें ब्लॉकेज है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल रखें और जो स्टेंट वाला दवाई डाली है जिसमें खून पतला रहता है, उसके लिए आप आपको एक तो दवाई मिस मत करें, उसमें आपको ड्यूअल एंटी प्लेटलेट लेनी चाहिए, डबल दवाई लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास आपके पास डिस्प्रिन होती है, क्लॉपिटैप होती है, आजकल तो हम ब्लड थिनर भी डालते हैं। जैसे कि 2-3 दवाइयाँ होती है, रिवरऑक्साबेन है, डेबिगार्टन है। रिवरऑक्साबेन तो हम 2.5 मिलीग्राम सुबह, 2.5 मिलीग्राम हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनको कोविड हुआ है, उनको 3-4 महीने देते हैं। सो मेरी ये आपको सजेशन है कि आप एंटी प्लेटलेट जो खा रहे हैं वो तो खाते रहे, प्लस ब्लड थिनर शुरू कर दें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और जो आपकी सांस फूल रहा है या छाती में दर्द होता है तो वो ठीक हो जाएगा। इन द मीन टाइम अगर आप अपनी ईसीजी करा सकते हो, है बाकी लिपिड प्रोफाइल करा सकते हो, वो जरूर करा लो। पर आ जी दवाइयां हैगियां ब्लड थिनर वाली, ये ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। डॉक्टर कुलवंत जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है, चूंकि ये सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, खासतौर से वो क्रॉनिक डिजीज वाले पेशेंट, चाहे उसमें हार्ट के पेशेंट हों या अन्य बीमारियों से ग्रसित, पोस्ट कोविड के दौरान उनको किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें? अगर स्पेसिफिकली आप इनके लिए बता सकें कुछ, डॉक्टर कुलवंत जी। अच्छा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है क्या शुगर है? हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी वाले पेशेंट्स हैं, या फिर शुगर के पेशेंट हैं जो कि क्रॉनिक शुगर के पेशेंट हैं जिनको कोविड हुआ है, स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर उनका बढ़ा हुआ है। ये कॉमनली सवाल पूछा जा रहा है कि बीपी वाले, शुगर वाले या हार्ट वाले जिनको स्टंट पड़े हैं या बाईपास हो रखा है, वो अपना ख्याल पोस्ट कोविड के दौरान कैसे रखें और क्या क्या बातें ऐसी हैं जिसका उनको ध्यान रखना है, या कुछ जांचें अगर उनको करानी है तो वो भी वो साथ में करवा लें? थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक होकर आप ये बता दें। देखो, ये जो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट है या जो कोविड जिनको है, उनमें जो जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है,
जो स्टीरॉयड पे थे, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खाते थे, या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनमें जो मोर्टेलिटी है वो काफी ज्यादा होती है। सो ये कैटेगरी वाले पेशेंट जो कि कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान में आप ये कर सकते हो, एक तो अपनी आप इम्यूनिटी को बढ़ाए रखो, जिसमें आप बी कम्प्लेक्स वगैरह, फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी आप ले सकते हो। दूसरा है, अगर जो आपका ब्लड प्रेशर है तो आप उसके ब्लड प्रेशर को प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे। 120, 130 ऊपर वाला, 80 और 90 नीचे वाला है, यहाँ तक रखे तो बेटर रहेगा। तीसरी बात जो शुगर है, शुगर आपको मेटिकुलसली प्रॉपरली कंट्रोल करनी पड़ेगी। जो आप शुगर की दवाई खा रहे हो उसको आप प्रॉपर टाइम से लें और रेगुलरली आप शुगर चेक करते रहे ताकि आपकी शुगर ना बढ़े। सो बाकी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आप अपना प्रॉपर चेक करके रखें, कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल ना बढ़ने दो। सो जो बीमारी है, इनमें कई बार ये होता है कि हमें कोविड हो गया, दवाइयाँ छोड़ दे, या हमें दवाइयों का खराब करेगी, दवाइयों से और बढ़ जाएगी बीमारी। कभी भी ये शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई और ब्लड थिनर जो कोविड वाले पेशेंट्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी रेगुलर दवाई खाना चाहिए। वैसे ही मैंने आपको भी बता रखा है, जिनके स्टेंट डले हुए हैं, जिनकी नाड़ियों में लगता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, और कई बारी आजकल तो ये देखा है कोविड वाले पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वहाँ क्लॉट चले जाते हैं। तो ब्लड थिनर, जो नए ब्लड थिनर हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, रिवारोक्साबैन, अपेक्साबैन, डेबिकार्टन, ये जो ड्रग्स है ये बहुत ही यूजफुल है। ये वहाँ पे जहाँ पे हमारी हार्ट की नाड़ियाँ होते हैं उसके बीच में क्लॉट को या खून को जमने नहीं देती। सो इन पेशेंट्स को प्रॉपरली अपनी दवाई खानी चाहिए, अपनी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए, और हो सके घर में बैठे योगा, मेडिटेशन और वॉकिंग भी करनी चाहिए। और साथ में जो इनकी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, विटामिन जो मैंने बताया वो लेने चाहिए। और अगर ऐसे करते रहेंगे तो इनको कोई घबराने की और चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी, क्या वैक्सीनेशन करवाने वाले जो लोग हैं उनको भी इससे पहले कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है, खासतौर से अगर वो इस प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं? नहीं, उनको जो अगर दवाइयों का सेवन कर रहे हैं वो तो दवाई तो उनको उस दिन भी खानी चाहिए, रेगुलर खानी चाहिए। अगर कोई फीवर वगैरह है तो 2-4 दिन आप इंजेक्शन को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर फीवर नहीं है, बाकी की जो ब्लड थिनर है और जो एंटी प्लेटलेट्स है, शुगर की दवाई, उसमें कोई मिस नहीं करना, उसको रेगुलरली खाना और उस दिन भी खा के जाना है। और प्रॉपरली अगर आप डाइट लेके जाओगे, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल नहीं लगता प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर डाइट, क्योंकि अब गर्मी का सीजन है, आप इंजेक्शन लगाना चाहते हो, डायबिटिक पेशेंट है, कुछ खाया नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो आप प्रॉपर खा के जाओ। चलिए कुलवंत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की इन समस्याओं का समाधान करने के लिए। और इसी के साथ आज इंडिया न्यूज़ की इस ओपीडी में मेरे साथ फिलहाल इतना है।